हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइक हमने पीछे वाले वीडियोस में देखा था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्टेशन वगैरह। ये वाला वीडियो या फिर इससे आगे जो कंटिन्यूशन में वीडियो रहेंगी उनमें हम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे कि डिस्क्रीट में लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दो फॉर्म में होते हैं। हमने रैंडम वेरिएबल में पढ़ा था कि हमारा रैंडम वेरिएबल या तो डिस्क्रीट हो सकता था या फिर कॉन्टिन्यूस हो सकता था। इन द सिमिलर केस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी हर रैंडम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होते हैं। तो हमारा रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट केस में आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूस के केस में आएगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन दो फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस। तो ये तो हो गई भी हमने डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से पढ़ने हैं, या फिर इनके अंदर देखो अब सब पार्ट होते हैं। डिस्क्रीट के अंदर भी कौन कौन से होंगे। सबसे मेजरली हमें बर्नौली, बायनोमियल, पोजन, ज्योमेट्रिक, नेगेटिव बायनोमियल, कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनको हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है। इन्हें सिमिलर फॉर्म अगर हम कॉन्टिन्यूस के पार्ट में जाते हैं तो वहां पे हमें पढ़ना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, गामा, बीटा और एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो मेजरली हमें कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो लाइक सभी जनरली बच्चे मतलब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर जनरली भी अगर स्टैट समझना है तो उसके लिए वीडियो फॉलो कर रहे होंगे या फिर करना चाहिए। तो अभी देखो हम मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो मेजर पॉइंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंटली तुम्हें क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तुम्हें सबसे पहले तो कोई भी रैंडम वेरिएबल या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम जिस फॉर्म में उसको डिफाइन कर रहे हैं, लाइक उसकी जो डोमेन वगैरह क्या रहेगी ये याद होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट एक्सपेक्टेशन, दैट इज मीन। ठीक है, मीन पता होना चाहिए कि हर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस फॉर्म में डिफाइन होगा। ओके, और वेरिएंस, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट एमजीएफ। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि एमजीएफ क्या होता है। ठीक है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो मेजरली ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो किसी भी एग्जाम के लिए अपियर करते हो अगर तुम्हें ये चीजें याद हैं तो काफी जगह पे ऐसा होगा कि इनका डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब इसके बाद हमें एक दो चीजें देखनी होती है। कौन सी चीज मैं अभी भूल गया, मैं क्या बोलने वाला था कि ठीक है दोबारा से याद आएगा तो वीडियो के बीच में बोलूंगा। यहाँ पे एक और पॉइंट था जो मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन अभी मेरे माइंड से स्लिप कर गया, तो दोबारा से देखेंगे। अगर बीच में कभी मेरे को याद आया तो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो कुछ मेजरली ये टॉपिक्स याद रखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ डी जनरेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो भैया डी जनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, या फिर हम इसको किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ओके, तो जनरली बच्चों ने जिसने भी स्टैट्स पढ़ रखा होगा तो उसने, मैं मान लेता हूँ कि अगर 100 बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से नियरली 50 को पता होगा कि ये क्या होता है और 50 को पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, 50 को कोई आइडिया नहीं कि ये डिजेनरेट क्या चीज आ गई। तो थिंग ये कुछ ऐसा है जिसको हम मिस कर देते हैं। पर वीकेंड से जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो काम का है ही नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं, इसको पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो आज हम डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल के बारे में देखते हैं कि डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने बोला रैंडम वेरिएबल, तो एक्स कोई रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल होगा तो रैंडम वेरिएबल किस फॉर्म में होगा, उसकी एक डोमेन होगी और एक रेंज होगी। ठीक है, तो डोमेन तो हमें पता था कि सैंपल स्पेस होती है, और रेंज होती थी रियल लाइन। ठीक है, रैंडम वेरिएबल के बारे में हमने कुछ इतना पढ़ा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पे उस रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ ना कुछ तो पर्टिकुलर होगा कि वो इस रैंडम वेरिएबल को डीजेनरेट बना रहा है। तो अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल को एक्स को किसी फॉर्म में डिफाइन करता हूँ कि दिस एक्स कैन ओनली टेक वैल्यू इक्वल टू सम पॉइंट के। ठीक है, मैंने बोल दिया कि अपने पास जो रेंज सेट था, जो रेंज होगा, तो रेंज रियल लाइन था, रियल लाइन में कहीं पे भी हो सकता था, लेकिन इसकी जो मैंने रेंज डिफाइन की वो मैंने बोल दिया कि जो इसका रेंज सेट होगा दिस विल कंटेन ओनली दिस वन नंबर दैट इज के। ठीक है, तो अब देखो, अब एक एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी हमें डोमेन पता चल गई कि सैंपल स्पेस होगा,
रेंज हमें पता चल गई कि रेंज में हमेशा ही k होगा। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू k एंड इक्वल टू 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू k। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लिखा कि हमारा जो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है। ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने बोल दिया कि सम रियल नंबर के। अब अगर वो रैंडम वेरिएबल अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है के, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर डिफाइन होगी। दैट मीन्स ये वहीं पे डिफाइन है और कहीं पे डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो उस पॉइंट पे अगर वो एक्स के वैल्यू ले रहा होगा, इन दैट केस इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, और अगर ये वैल्यू के इक्वल नहीं है, इन दैट केस इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा होगा। अब बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा। तो ये क्या होता था, दिस इक्वल टू एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और हम समेशन लेते थे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, के। ओके, और दूसरी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो के इंटू प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू के, दैट इज 1। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी 1 इंटू के, दैट इक्वल टू के। ठीक है, तो मेन तो इसका आ गया। अब बात करें इसके वेरिएंस के ऊपर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स अगर हमें निकालना होता है, सो दिस थिंग इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म होता था। तो हम सबसे पहले इस चीज को फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास के होगी, तो दिस विल बी के स्क्वायर। ठीक है, तो हम के स्क्वायर सेपरेट कर देंगे। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसको देखना चाहें तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स समेशन फॉर ऑल एक्स। ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू है यहाँ पे, x is only getting the value k. Okay, so this will be k square into 1 that equal to k square. तो अगर हम वेरिएंस ऑफ x लिखना चाहेंगे, so this will be k square minus k square that equal to 0. ठीक है, तो हमने देखा कि इसका मीन होता है k, दैट इज द पर्टिकुलर वैल्यू जो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यू ले रहा था, वो इसकी मीन होगी। सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि मैं ना अपने घर से निकलता हूँ और मेरे को मेरे दूसरे घर जाना है। ठीक है, मान लेता हूँ रोड के इस साइड मेरा एक घर है, दूसरे साइड दूसरा घर है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं इस घर से निकला और मैं इस घर जा रहा हूँ, तो और कहीं मैं जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि मैं फाइनली कहाँ पे मिलूंगा या फिर कहाँ पे जाऊंगा, तो सब बोलेंगे हाँ यार सामने वाले घर में। तो डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल की वही बात है, ये बोल रहा है कि मैं अपनी पर्टिकुलर वैल्यू के ही लूंगा, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी के होगी, क्योंकि ये और कोई वैल्यू ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने देख लिया, दिस इज के एंड वेरिएंस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल होता है उसमें उसकी जो वेरिएंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो ये था हमारे पास डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। आई होप समझ में आया होगा। डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल समराइज कर लेते हैं। सो एक्स इज टेकिंग द वैल्यू के। ओके, सो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू के एंड दिस इक्वल टू 0 एल्सवेयर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट था हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू सम पॉइंट के। एंड थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना था, वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल के बारे में। अब इसके बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, तो एक पॉइंट करके लिखेंगे कि सबसे पहले तो स्टार करके x इज ए डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी रैंडम वेरिएबल को तुम्हें डिजेनरेट बोलना है, तो उसके लिए उसकी कंडीशन है कि उसका इफ एंड ओनली वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, वेरिएंस 0 होना चाहिए। ओके, अब मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, समझेंगे इसको ये क्या बोलना चाह रहा है। तो जनरली काफी जगह पे लाइक छोटे लेवल में, छोटे लेवल तो देखो एग्जाम का किसी का भी छोटा लेवल नहीं होता। सिंपली अगर कोई मतलब सामने वाला टीचर है, उसको पता है कि बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो किसी ने भी DU या फिर इसका CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन चीजों का पेपर देखा होगा कभी, तो उसमें काफी जगह पे एक बार क्वेश्चन दिखा होगा, लाइक स्टैट्स वालों ने भी देखा होगा या फिर मैथ्स वालों ने भी। ठीक है, मैंने मैथ्स के पेपर में देखा था एक बार कहीं पे। तो वहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन था कि अगर उन्होंने बोल रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1। ठीक है, गिवन कंडीशन से कुछ चीजें गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, फाइंड
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 1000। ठीक है, अब इस चीज को कौन सोल्व करेगा, कैसे सोल्व करेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता कि डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है तो वो कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, कोई आइडिया ही नहीं होगा उसको कि यार मैं कैसे करूं इसको। वो तुक्का मार के आएगा कि सब कुछ 1 1 चल रहा है, चलो 1 मार देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है तुक्का फिट हो जाए, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो। इस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेशन हमें दे रखी है 1 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं वेरिएंस लिखना चाहूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस वन। ओके, दिस इज कमिंग टू बी 0। अभी ऊपर मैंने एक पॉइंट करके लिखा था कि अगर हमारे पास x डिजनरेट रैंडम वेरिएबल है, इफ एंड ओनली वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब किसी रैंडम वेरिएबल का अगर वेरिएंस इक्वल टू 0 आ जाता है, इन दैट केस दिस रैंडम वेरिएबल इज डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा जस्टिफिकेशन और दे देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर हमारे पास किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस इक्वल टू 0 आ रहा है, दिस मीन्स दैट रैंडम वेरिएबल इज ए डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। अब इसी को समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो वेरिएंस की बात कर देते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएंस होता क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। कोई बोले कि यार तुमने ये बता दिया कि वेरिएंस इक्वल टू 0, अब इस चीज का मीनिंग क्या होता है। सो वेरिएंस इज बेसिकली हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है या फिर जो भी सिचुएशन है उसकी वेरिएबिलिटी को चेंज करता है। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरी फाइनल वैल्यू कुछ ये रही होगी, तो वेरिएशन क्या कहेगा, नहीं यार एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम इतने प्रिसाइज नहीं होते, ये थोड़ी बहुत वेरिएट करेगी, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लाइक ए पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम होता है, वो कुछ ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो कोई बोलेगा कि हाँ जनरली कुछ यहाँ पे इसकी पोजीशन है, लेकिन हाँ वो कुछ कुछ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास वेरिएबिलिटी पक्का होती है। तो कोई रैंडम वेरिएबल था, मान लेते हैं एक्स रैंडम वेरिएबल था, ये अपनी रियल वैल्यूज ले रहा था, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी ले रहा था। ठीक है, तो इस केस में वेरिएशन क्या होगा कि तुम कोई भी नंबर अज्यूम करो, हो सकता था तुमने 3 किया, हो सकता था किसी ने 4 किया। तो यहाँ पे वेरिएशन था कि रैंडम वेरिएबल अपनी वेरिएट कर रहा था वैल्यूज को। ठीक है, लेकिन अगर किसी का वेरिएंस ही 0 आ गया, इसका मतलब वो वेरिएट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें मतलब खाने के लिए फ्रूट्स देता हूँ। ठीक है, मैं एप्पल ले आया, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें एप्पल खाना है। ठीक है, मैंने तुम्हें एप्पल ही दिया। ठीक है, कंडीशन ही मैं एक दे रहा हूँ कि तुम्हें सिर्फ एप्पल खाना है। फिर आके कोई पूछेगी तुमने क्या खाया, तो क्या वहां पे वेरिएशन होगा, नहीं होगा। ठीक है, अनलेस कि कोई बोल दे कि मेरे को खाना ही नहीं। ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हें खाना ही एप्पल है और मैं एप्पल ही दे देता हूँ, और फिर आके कोई पूछेगी तुमने क्या खाया, तो तुम्हारे आंसर्स वेरिएट नहीं करेंगे, हर कोई बोलेगा एप्पल खाया। ठीक है, सो दिस इज द केस कि अगर हमारे पास वेरिएंस इक्वल टू 0 होगा, इन दैट केस हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा होगा जो वेरिएट नहीं कर रही, सिर्फ एक वैल्यू। तो अगर हमारे पास वेरिएंस इक्वल टू 0 होगा, देन दैट रैंडम वेरिएबल इज ए डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो एक्स रैंडम वेरिएबल था, दिस इज ए डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब कोई रैंडम वेरिएबल है जो डिजनरेट है, तो अगर मेरे को निकालना है एक्स की पावर 1000, कुछ भी निकालना है। ठीक है, अब इसकी कुछ भी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो, तो ये वैल्यू क्या ले रहा होगा, इसकी वैल्यू के होती थी, सो के इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 1 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो अब निकालेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 1000। सो दिस विल बी 1 रेज टू द पावर 1000 डॉट 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो ये पॉइंट मतलब ये क्वेश्चन उसी से होगा जिसने कभी डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ देखा होगा, या फिर अंडरस्टैंडिंग होगी थी हाँ भाई डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास कुछ चीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन और वीकेंड से सबसे पहला मेजर पॉइंट जो हमें याद रखना था, डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल। ओके, अब आते हैं अगले डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास अगला डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली। ठीक है, तो सबसे पहले बर्नौली को पढ़ने के लिए थोड़ी सी एक और चीज हम देख लेते हैं कि हाँ ये बर्नौली आया कहाँ से। ठीक है, बर्नौली तो पढ़े लेंगे, सबने बुक में भी देखा है। इससे पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसके पीछे की वर्किंग क्या रही होगी। तो अगर मैं बर्नौली को ना पढ़ के यहाँ पे एक और चीज पढ़ता हूँ, दैट इज 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी जैसे इसका नाम बोल रहा है 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई एक्स रैंडम वेरिएबल होगा, वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हो ए या फिर बी, ये अपनी 2 पॉइंट वैल्यू ले रहा होगा, या तो ये पॉइंट आ रहा होगा या फिर ये पॉइंट आ रहा होगा। अब मैं बोल दूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं डिफाइन करता हूँ पी, और इसकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता हूँ 1 माइनस पी। इसको बोल देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
और इसको बोल देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहली चीज होगी कि मैंने बोला कि मैंने बर्नौली को ना पढ़ के पहले मैं एक और चीज देख रहा हूँ। मैंने इस चीज का नाम बोला 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब कोई रैंडम वेरिएबल एक्स था जो अपनी सिर्फ 2 पर्टिकुलर वैल्यूज ले रहा था, जिसको मैंने बोला कि सबसे पहली वैल्यू हमने दे दी ए, दूसरी वैल्यू दे दी बी। ए के लिए हमने प्रोबेबिलिटी बोल दी पी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बी के लिए 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, तो अब अगर इसी को मैं जनरलाइज करूं और वी कैन से पर्टिकुलराइज करूं इस केस में लेके आने के लिए, कि अगर मैं ए की वैल्यू को 1 लिख दूं और बी को 0 लिख दूं, तो ये क्या हो गया, हमारे पास जो एक्स रैंडम वेरिएबल था वो बन गया या तो 1 या फिर 0, और प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स दैट इक्वल टू पी और 1 माइनस पी। दिस इज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये हमारे पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने देख लिया कि कुछ इस फॉर्म में होगा। ओके, तो ये था, मतलब इसका जनरलाइजेशन समझ में आया कि हमारे पास बर्नौली किस फॉर्म में आया। किसी ने बोला था सबसे पहले कि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर किसी ने पहले बर्नौली डिफाइन किया हुआ, आई डोंट नो किसने क्या किया, लेकिन ये दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, कि हमारे पास कुछ भी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली लेते हैं 1 एंड 0, इन दैट केस हम बोलते हैं बर्नौली। ठीक है, ये वही चीज होगी कि मैं टॉस करता हूँ। ओके, जैसे हमारे क्रिकेट मैच होते हैं, सभी देखते हैं, टॉस हुआ, हेड आया तो एक टीम जीत गई, टेल आया तो दूसरी टीम जीत गई। ठीक है, तो वही था, या तो सक्सेस या फिर फेलियर किसी एक पर्टिकुलर टीम के रेस्पेक्ट में चल रहा है। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल हमारे पास हुआ कि जिसके 2 आउटपुट थे या फिर 2 आउटकम थे, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। सक्सेस के लिए अलग से प्रोबेबिलिटी, फेलियर के लिए अलग से प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी होगी। इसको ही एक और फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी रेज टू द पावर एक्स 1 माइनस पी रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 या फिर 1, उसके रेस्पेक्ट में अपनी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर देगा। ठीक है, ये सबसे पहली बात होगी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था ये कैसे था, या फिर ये कैसे, मतलब डेरिवेशन कैसे हुआ। ठीक है, अब हम इसको डिराइव नहीं करेंगे कि इसका आगे की चीजें क्या क्या होती है। तुम्हें कुछ जनरल रिजल्ट्स हैं, उनको याद रखना होगा, अप्लाई करना होगा, तो मैं इसमें वही लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने पीछे बोला था कि हमें 2-4 चीजें याद रखनी है। उन 2-4 चीजों में थी कि सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसके बाद मैंने बोला था एक्सपेक्टेशन। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू पी। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो है वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इक्वल टू पी क्यू। ओके, एंड थर्ड पॉइंट एम जी एफ दैट इक्वल टू एम एक्स टी, दिस इक्वल टू क्यू प्लस पी ई रेज टू द पावर टी। ठीक है, तो बर्नौली के बारे में हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन था, उसकी वैल्यूज क्या हो सकती थी, या फिर उससे पहले तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, कोई बोले कि मेरे पास ये बर्नौली है या नहीं है, तो बोलेंगे ये भी एक बर्नौली ट्रायल है जिसमें सक्सेस ए या बी से डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम स्टैंडर्ड बर्नौली भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड बर्नौली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कुछ ये डिस्ट्रीब्यूशन देखा बर्नौली के बारे में, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद मतलब काफी लोग मोड वगैरह को भी डिफाइन करते हैं, तो मोड वोड के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और किसी ने बोला कि मैं प्रोबेबिलिटी को कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर रहा था, और वी कैन से रैंडम वेरिएबल को कुछ इस फॉर्म में डिफाइन कर रहा था। अब मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि ब्रो, मैं एक्स इक्वल टू -1 को सक्सेस ले लूँ और 1 को फेलियर ले लूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में इसका ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह ये चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, एक्सपेक्टेड एक्स निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वाई निकालेंगे, सब कुछ चेंज हो, सॉरी वाई तो नहीं निकालेंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे तुम्हारा रैंडम वेरिएबल चेंज होता रहेगा। लेकिन हमें सिर्फ स्टैंडर्ड बर्नौली देखना होता है, तो स्टैंडर्ड बर्नौली के लिए फाइनल रिजल्ट्स कुछ यहाँ पे स्टेबल में लिख रखे हैं मैंने, इस बॉक्स में लिख रखे हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारे पास बर्नौली के बारे में। इसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं, या फिर अगला डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलेंगे, वो हमारे पास है बाइनोमियल। ठीक है, तो अब बाइनोमियल में क्या हो रहा होगा कि मेरे पास एक बर्नौली ट्रायल था। ठीक है, इनिशियली मेरे पास एक बर्नौली ट्रायल था। अब मैं इस बर्नौली ट्रायल के ऊपर काम कर रहा हूं कि मैं ट्रायल को एक बार करके नहीं रुक रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कॉइन था, इसको फ्लिप किया।
ठीक है, मैंने नोट किया हेड आया या फिर टेल आया। ओके, फिर मैंने उस कॉइन को उठाया, फिर से फ्लिप किया, तो हेड आया, टेल आया, फिर से नोट किया एंड सो ऑन। मैंने इस कॉइन को एन टाइम टॉस किया। ठीक है, अब कोई बोले कि मैं एक्स को, जो रैंडम वेरिएबल था, इसको डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड, और जनरली इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो अगर मैं कॉइन को एन बार टॉस कर रहा था, 1 बार, 2 बार, सो ऑन एन बार, तो हो सकता था पहली बार मेरा हेड आया हो, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, सो ऑन एन बार। ठीक है, हर बार मेरे पास हेड आया हो। एक पॉसिबल केस वो था कि जो एक्स की वैल्यू थी, जो पॉसिबल वैल्यूज है उसको देखते हैं कि जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो एन हो सकती थी। हो सकता था मेरे पास इन एन में से कहीं एक पे टेल आया हो, बाकी सब पे हेड आया हो, तो उस केस में एन माइनस वन हो जाएगी। हो सकता था दो पे टेल आया हो, एन माइनस टू एंड सो ऑन। हो सकता था बाकी सब पे टेल आया हो, किसी एक के ऊपर हेड आया हो, वन पे भी हो सकता था, टू पे भी, तो एक भी हो सकता था, और हो सकता था सब पे ही टेल आ गया, जीरो। तो यहां से पता चला कि जो एक्स रैंडम वेरिएबल था, इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती थी, 1, 2, सो ऑन एन, लेकिन एन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, सबसे पहली बात। ओके, उसके बाद हम बात करें इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर। तो अब देखो हमें क्या डिफाइन करना है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को ही देखना है कि एक्स हमारे पास क्या था, जीरो या फिर वन। इनिशियली अगर मैं एक्स वन बोल देता हूँ इसको, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम डिफाइन करते थे, दैट वाज इक्वल टू क्यू, दिस इज पी। ठीक है, अब मैंने बोला कि इस इवेंट को मैंने एन बार टोस्ट किया, और तुम बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला एक्स है। अब मैं बोलता हूँ कि जो बर्नौली था उसको मैंने बार बार टोस्ट किया, बर्नौली ट्रायल को बार बार रिपीट किया आइडेंटिकल कंडीशन के अंदर। इन दैट केस मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे को बताओ कि मेरे पास नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू स्मॉल एक्स होगा। तो हमें क्या करना है, एन बर्नौली ट्रायल में से नंबर ऑफ सक्सेस एक्स इतने चूज करने हैं। ठीक है, और उसके बाद सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे पी, और कितनी सक्सेस है हमारे पास एक्स, सो पी रेज टू द पावर एक्स। बाकी क्या आएंगी, फेलियर, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्यू, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी, और फेलियर कितने होंगे, एन माइनस एक्स। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें यही याद रखनी है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमने डिफाइन किया, या फिर कैसे हम इसको लेके आए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम कैसे देखा। तो ये चीज, इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ये सब हम 12th लेवल पे देख के आए, स्कूल लेवल पे हमने पढ़ा है कि अगर हमें एन में से एक्स को चूज करना है तो कुछ ये कंडीशन थी, फिर मैंने प्रोबेबिलिटी लिखी, कितने केस हो सकते थे, फिर प्रोबेबिलिटी लिखी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखो जो P हमारे पास है और N है, इसके ऊपर एक कंडीशन होती है अगर बाइनोमियल के अंदर ही काम करना है तो। एक तो जो N हमारा है, इट मस्ट नॉट बी वेरी लार्ज। ठीक है, कि हमारा जो X है वो बहुत ही बड़ा नहीं होना चाहिए। और P के ऊपर कंडीशन है कि P मस्ट नॉट कन्वर्स टू जीरो, और P मस्ट नॉट कन्वर्स टू वन। दैट मीन्स P जीरो या फिर वन के नियरली सेम नहीं होना चाहिए, कि कोई नहीं बोल सकता कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोल देता हूँ 0.000000001। ओके, या फिर कोई बोल दे कि मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ भैया 0.99999, बहुत कुछ बोल दिया, तो उनको यार ये क्या कर रहा है। तो अगर हमारा जो P की वैल्यू है वो या तो बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, और N की वैल्यू भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। इन दैट केस हम बाइनोमियल का अप्लाई नहीं करेंगे। इन दैट केस हम किसके ऊपर बात करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन हमारा जो जनरल केस होता है जहाँ पे हम बाइनोमियल के बारे में बात करते हैं या फिर बाइनोमियल को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे N फेयरली इनफ होना चाहिए, मतलब अराउंड, मतलब पर्टिकुलर केस तो नहीं है, लाइक स्टेट्स में हम 30 को लार्ज नंबर बोल देते हैं, तो 30 के आसपास होना चाहिए या फिर 30 से कम होना चाहिए, 5, 7 कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, और जो P की वैल्यू है, इट मस्ट बी नियरली लाइक 1/2। ठीक है, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 और 1 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, या फिर 0 और 1 पे कन्वर्स भी नहीं करना चाहिए, कि बिल्कुल उनके पास में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया भाई बायनोमियल के बारे में। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमने देख लिया, एन और पी के ऊपर कंडीशन देख ली। हाँ, पीछे मैं बोल रहा था ना कि मैं एक पॉइंट मिस कर रहा हूँ, तो पॉइंट यही था कि हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे होते हैं उनके पैरामीटर्स भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सबको याद रखने होते हैं कि अगर मेरे पास एक्स बायनोमियल को फॉलो कर रहा है तो हम इसको डिनोट किस फॉर्म में करते हैं कि एक्स फॉलोज बायनोमियल विद पैरामीटर एन कोमा पी। ठीक है, बर्नौली था तो एक्स फॉलोज बर्नौली विद पैरामीटर पी। ठीक है, तो जो ये पैरामीटर हैं इनको भी याद रखना पड़ेगा, और पैरामीटर क्या हो सकता है इसको भी याद रखना पड़ेगा कि पैरामीटर की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। ठीक है, ओके, ये दो तीन चीजें हैं जिनको हमें याद रखना है। तो पढ़ते टाइम कुछ चीजें वापस याद आ जाती है,
तो ये काफ़ी एक सही पॉइंट होता है कि हम कुछ बोल भी जाते हैं तो रुकना नहीं चाहिए, चलते रहो, दोबारा से क्रॉस करी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम जो बाइनोमियल था इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख रखी है, उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को याद रखना होता है। सो दिस इज इक्वल टू एन पी। मैं डेरिवेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बुक से देख सकते हो, मिल जाएगा। वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू एन पी क्यू। ओके, अब एम एक्स टी के ऊपर देख लें कि एम एक्स टी क्या होता है। ठीक है, फाइनली मैं लिख तो दूंगा कि क्यू प्लस पी ई रेज टू द पावर टी रेज टू द पावर एन। ठीक है, अब कोई बोले कैसे आया, या फिर अब मैं खुद ही इंटरेस्टेड हूँ ये कैसे आया इस चीज़ को बताने के लिए। तो अगर किसी ने पीछे वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर बात किया था, तो वहां पे हमने बोला था कि अगर मेरे पास x1 x2 डॉट 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 xn ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल अगर मैं बोल रहा था, ठीक है, इन दैट केस हम एम एक्स टी अगर लिखते थे और जहां पे x की वैल्यू होती थी x इक्वल टू समेशन एक्स आई। ओके, सो दिस वाज मल्टीप्लीकेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n एम एक्स आई टी। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी वहां पे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो x है दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, इन सबको समेशन कर रहे थे। और ये सब हमारे पास क्या थे, जितने भी हमारे पास एक्शंस है ये सब बर्नौली है। ठीक है, बर्नौली का एमजीएफ हमने क्या देखा, एम एक्स टी दैट क्यू प्लस पी ई रेज टू द पावर टी। ओके, अब हमारे पास कितने हैं, एन बार, तो इनको एन बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू प्लस पी ई रेज टू द पावर टी डॉट डॉट इसके लिए बाइनोमियल के लिए। सो दिस वाज कमिंग टू बी क्यू प्लस पी ई रेज टू द पावर टी रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर ना जाके मैंने पिछला रिजल्ट और पिछले वीडियो से एक इंटरलिंकिंग देखा कि हाँ, पहले तो मैंने देखा कि बर्नौली के लिए क्या था, उसका यूज किया। उसके बाद मैंने देखा कि अगर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मेरे पास थे, उन सब रैंडम वेरिएबल्स को मैं सम करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी लग जाती है कि उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बर्नौली या फिर बाइनोमियल में क्या क्या इंटरलिंक होता है, क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोड के ऊपर और बात कर लेते हैं कि फाइनली अगर तुमसे कोई पूछ ही ले कि हमारे पास एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक्स फॉलो सम बाइनोमियल एन कोमा पी, तो बताओ कि भाई जो एक्स का मोड होगा ये कहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक्स का मोड कैसे होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेप वन क्या होगा, तुम्हें डिफाइन करना होगा एन प्लस वन इंटू पी, और वी कैन से इसको कैलकुलेट करना होगा। तो तुम देखोगे कि एन वैल्यू हमें गिवन होगी, पी वैल्यू हमें गिवन होगी, एन प्लस वन पता होगा फिर। ठीक है, पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हो सकता था ये नंबर हमारे पास कुछ एम फॉर्म में आया, दैट इज इंटीजर, या फिर किसी फॉर्म में आया एम प्लस एफ, दैट इज फ्रैक्शनल। और वी कैन से कुछ डेसिमल में लिखना चाहूंगा तो ये बन जाएगा 5.2, 5.6, 7.9, कुछ भी ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इंटीजर होगा एम फॉर्म में, सो इंटीजर एम, इन दैट केस हमारे पास बाई मॉडल केस हो जाएगा, बाई मॉडल। और यहाँ पे जो मोड होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, एक्स इक्वल टू एम कोमा एम माइनस वन। ठीक है, दो पॉइंट मिलेंगे, एक्स इक्वल टू एम और एक्स इक्वल टू एम माइनस वन। ये दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम होगी और वी कैन से मोड होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास इस फॉर्म में हुआ कि एम प्लस एफ, इन दैट केस यूनी मॉडल होगा, कि एक यूनिक मोड वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड दिस मोड इज एट एक्स इक्वल टू एम। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि बाइनोमियल के केस में मोड किस फॉर्म में डिफाइन होता है। तो हम डिफाइन या फिर कैलकुलेट करेंगे एन प्लस वन इंटू पी, अगर वो इंटीजर हुआ तो बाई मॉडल एम कोमा एम माइनस वन, और अगर हमारे पास वो फ्रैक्शनल हुआ तो सिर्फ फ्रैक्शन हटा के जो इंटीजर पार्ट बच गया वहां पे, दैट इज द मोड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब दो तीन चीजें और हैं यहाँ पे, मैंने कुछ लिखे हुए हैं बाइनोमियल के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ट्वेल्थ लेवल पे, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने देख रखी है कि अगर हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही हम ट्वेल्थ लेवल पे देख के आ चुके हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि हमने परमुटेशन पढ़ा था, तो परमुटेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास होता है एन और आर, दो चीजें होती थी। तो हम डिफाइन करते थे एनसीआर, तो वहां पे हमें पता होता था कि एन इक्वल टू एन माइनस आर, एनसीआर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये चीज हमें याद होगी। ठीक है, ट्वेल्थ लेवल पे डेरिवेशन के ऊपर फिर से नहीं जाएंगे क्योंकि कॉमन बात है। ओके, इसका यूज करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। अगर मैं लिख रहा था एक्स सी एक्स एन सी एक्स, सो दिस इक्वल टू एन सी एन माइनस एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए,
अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, दिस इक्वल टू एन सी आर, सॉरी एक्स, सॉरी एन सी एक्स पी रेस टू द पावर एक्स क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, दिस इक्वल टू एन सी एन माइनस एक्स, और क्यू को आगे ले आऊं, क्यू एन माइनस एक्स पी रेस टू द पावर एक्स। सो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल विद पैरामीटर n कोमा q, और जहां पे x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू n माइनस एक्स, और वी कैन से सम y। ठीक है, y फॉलोज बाइनोमियल। ठीक है, ये याद रखनी है। तो हमारे पास, अगर मेरे पास x था जो बाइनोमियल n कोमा p को फॉलो कर रहा था, इन दैट केस n माइनस एक्स जो होगा दिस विल फॉलो सम बाइनोमियल n कोमा 1 माइनस p। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। ओके, उसके बाद दो तीन चीजें हमने लिख रखी है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, जो पॉइंट नंबर 1 है, वो मैंने बोला कि मैंने डिफाइन किया एम एक्स टी, कि एक्स मेरे पास बाइनोमियल था, तो Q1 प्लस P1 ई रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर N1। ठीक है, इसके अलग अलग पैरामीटर है, एक्स के लिए पैरामीटर है N1 कोमा पी। फिर मैंने एम वाई टी डिफाइन किया किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल y के लिए। अब ये भी बाइनोमियल है, इसके लिए मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिए N2 कोमा P2। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ इस फॉर्म में बन गया। ओके, सो जो x होगा दिस इज बाइनोमियल विद पैरामीटर n1 कोमा p 1। ओके, और जो यहाँ पे y होगा दिस इज फॉलो बाइनोमियल n2 कोमा p p2। ठीक, और फिर मैं बोलता हूँ कि ये दोनों मेरे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, चीज नोट करेंगे यहाँ पे क्या लिखा। मैंने बोला कि x एक रैंडम वेरिएबल था जो बाइनोमियल n1 कोमा p1 को फॉलो कर रहा था, y दूसरा रैंडम वेरिएबल था जो n2 कोमा p2 को फॉलो कर रहा था। दोनों बाइनोमियल है। उसके बाद मैंने बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट भी हैं। सो दिस इंडिपेंडेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस फॉर्म में काम करेगा या फिर कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, इस चीज के बारे में देखेंगे। तो नीचे बात करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को समेशन ले लेता हूँ कि x प्लस वाई अगर मैं करना चाहूँ, तो एम एक्स प्लस वाई टी। ठीक है, अब दोनों इंडिपेंडेंट है, तो पीछे वाले प्रॉपर्टी को याद करेंगे कि एमजीएफ में क्या पढ़ा था, दोनों का इंडिविजुअल एमजीएफ लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इक्वल टू Q1 प्लस P1 ई रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर N1, Q2 प्लस P2 ई रेस टू द पावर टी N2। ठीक है, ये चीज हुई। अब देखो यहाँ से तो हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाए कि x प्लस वाई किसको फॉलो करेगा, ये किसका एमजीएफ है, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक चीज करना चाहूँ कि जो दोनों का पैरामीटर था, x के लिए पैरामीटर थे n1 कोमा p1, और y के लिए पैरामीटर थे n2 कोमा p2। ओके, अगर मैं बोल लूँ कि p1 इक्वल टू p2, इन दैट केस जो x होगा दिस विल फॉलो n1 कोमा p1। ओके, एंड दिस विल फॉलो n2 कोमा p1। ठीक है, दोनों इक्वल है। इन दैट केस जो यहाँ पे चीज बनेगी दैट इक्वल टू Q1 प्लस P1 ई रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर N1, और यहाँ पे Q1 प्लस P1 ई रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर N2, बेस सेम पावर एड, सो दिस विल बी Q1 प्लस P1 ई रेस टू द पावर टी रेस टू द पावर N1 प्लस N2। ओके, अब इस n1 प्लस n2 को मैं एक और नाम दे देता हूं, दिस कैन बी इक्वल टू सम कैपिटल N। सो यहां से हम कंक्लूड कर पाए कि x प्लस वाई विल फॉलो बाइनोमियल n1 प्लस n2 कोमा p1 इफ x एंड y हैव p सेम। ठीक है, लिखने का वर्ड है कि दोनों का अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम थी, इन दैट केस दोनों का समेशन भी बाइनोमियल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है बाइनोमियल के अंदर। ओके, तो आज के वीडियो में हमने दो तीन चीजें देखी, उसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसको डिफाइन करके देखा, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखी, वेरिएंस देखा एंड सो ऑन। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक देखा कि बर्नौली क्या होता है। उसके लिए इसके अंदर इनबिल्ट एक चीज थी जो था 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में देखा कि 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और फाइनली हमने बाइनोमियल के बारे में देखा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है।
मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों टॉपिक, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे के टॉपिक्स जो हमारे पास डिस्क्रीट के केस में बच गए उनको अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।